हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। हम इसी के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम इसमें मेन मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे हमेशा की तरह ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला एक मेन पॉइंट आता है कि जो गतिशील वायु होती है वो कहलाती है पवन। गतिशील वायु पवन कहलाती है। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वायु दाब डालती है। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि वायु दाब कैसे डालती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है ये सभी अनुभव हमें ये आभास देते हैं कि यहाँ पे इससे पहले एक क्रियाकलाप करवाया गया था जिससे पता चलता है कि वायु दाब डालती है। तो हम इससे पता चलता है कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। मतलब जो भी चीज हवा से लहराती है वो सब वायु दाब डालती है के कारण होता है। और फिर इसके बाद आता है कि जो पवन का वेग होता है, पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। और फिर इसके बाद देखते हैं कि जो गतिशील वायु होती है उसे कहते हैं पवन। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र में कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अंतर अधिक होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। और फिर देखते हैं कि जो यही कारण है कि जो धुआं होता है वो भी ऊपर की ओर उठता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। आगे देखते हैं कि जो पवन धाराएं होती हैं, पवन धाराएं पृथ्वी के समान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है, इसमें पॉइंट्स वाइज दिखा रखा है कि जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों में ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं कि जो इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो वायु होती है वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है। फिर आगे 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण जो पवन का प्रवाह होता है 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो पवन होती है, जो पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन
पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश स्थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है। जल के ऊपर की वायु, जो थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र के थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवनें कहलाती हैं, जो मानसून लेकर आती हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। और शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो गर्म मानसून हवाएं होती हैं, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तड़ित झांझा के बारे में और चक्रवात के बारे में। तड़ित झांझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। और जब गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो हम जानते ही हैं पहले से ही। और वाष्प और बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है, तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के साथ ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो और फिर निर्माण के साथ ही जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, मौसम की इस स्थिति को कहते हैं चक्रवात। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक हैं, जिस कारण से चक्रवात बनता है। यहाँ पे संरचना दिखाई गई है कि चक्रवात आखिर उसकी इमेज कैसी होती है, और फिर इसके बारे में डिटेल दी गई है कि किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा के नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। और फिर यह बादल से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में वेग की पवनें और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र में परे पवन वेग क्रमशः कम हो जाता है, जिससे चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अधिक जटिल होता है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स में कि चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, यह चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं।
पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की पवन लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की कोई दीवार हो। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, जो कि चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन नाम से और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार मैप में भी दिखाई गई कहाँ कहाँ पे अलग अलग नामों से चक्रवात को जानते हैं। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें चक्रवात से बचना हो तो कैसे बच सकते हैं। किसी टोर्नाडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नाडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास के धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे एवं अन्य छोटी मोटी वस्तुओं को अपने साथ अंदर खींच लेती है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। टोर्नाडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि उन लोगों ने क्या क्या देखा है। तो फिर इसमें कुछ बचाव भी बताए गए हैं कि जो टोर्नाडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना होता तो टोर्नाडो से बचने के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक इमेज में दिखाया गया है। और फिर आगे देखते हैं, जो कि हमारी उन्नत प्रौद्योगिकी है, काफ़ी सिद्ध हुई है इन सब आपदाओं से बचने के लिए। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के साथ किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम समय का टाइम मिलता था। तो आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रह और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के आने से पहले 48 घंटे पहले हमको खबर मिल जाती है। तो इसमें यह बताया गया है। और फिर चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे इसकी सूचना भी दी जाती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चैप्टर्स को समझ सकें, जिसको भी ये चैप्टर्स डीपली समझना हो। ठीक है, थैंक यू।